बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। आज लेक्चर नंबर 18 शुरू हो रहा है। 17 में हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन किया था और आज मैंने कहा था आपको, तो आज के लेक्चर में हम करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स लेंगे जो सिग्मा नोटेशन, समेशन नोटेशन के बारे में, और हम एरिया अंडर द कर्व। एक्चुअली अब देखा जाए कि जो इंटीग्रेशन है दैट रिप्रेजेंट एरिया अंडर द कर्व, तो हम इसको लेके जाएंगे, रीमान सम डिफाइन करेंगे और रीमान सम के बाद फिर हम डेफिनेट इंटीग्रल की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं कि सिग्मा नोटेशन और या समेशन जो है वो क्या होती है, और ये आपने कुछ शायद पढ़ा हो, आइडिया हो, लेकिन अब आज हम इसको फिर डिटेल से करते हैं। आज का टॉपिक जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम टॉपिक है, द डेफिनेशन ऑफ एरिया एज ए लिमिट। हम टॉपिक ब्रॉड में, लेकिन इससे पहले हम सिग्मा नोटेशन और इसको देखेंगे जी। सिग्मा नोटेशन क्या होती है? सिग्मा नोटेशन और समेशन। और समेशन नोटेशन, सिग्मा नोटेशन और समेशन नोटेशन जो है वो दोनों सेम है। सिग्मा के हैं या समेशन के हैं, एक ही बात है। तो हम फॉर एग्जांपल हम देखें, एक सीरीज लिखते हैं फॉर एग्जांपल। सो वी हैव सीरीज ऑफ द फॉर्म 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। इसको हम समेशन की फॉर्म में लिखेंगे, सिग्मा की फॉर्म में। सो वी कैन राइट दिस, we can write it in the form of summation. So we can write this series in the form of sigma. Sigma जो है उसकी notation है, this is a notation for sigma or summation. ये k varies from 1 to 5 k square। अब इसको हमने देखें, अब k वेरी करता है 1 से 5 और k का स्क्वायर ले लिया। अब ये अगर इसको ओपन करेंगे तो आपके पास वही फॉर्म बनेगी जो हमने शुरू में पहले लिखी है, उसको हमने सिग्मा की फॉर्म में लिख दिया। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कि सिग्मा नोटेशन क्या है और ये वेरिएशन जो k की है 1 से 5 है, ये किस तरह की होगी। एग्जांपल्स फॉर sigma k varies from 4 to 8 k cube। अब k स्टार्ट हो रहा है 4 से, तो k की जगह 4 क्यूब हो जाएगा, प्लस k की वैल्यू 5 क्यूब, 6 क्यूब, 7 क्यूब प्लस 8 क्यूब। k स्टार्ट हो रहा है 4 से और 8 पे फिनिश हो रहा है, मैक्सिमम जो है 8। अब जो 4 है वो इसकी कहलाएगी लोअर लिमिट और 8 कहलाएगी अपर लिमिट। और k जो होगा, k इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ समेशन। Okay, take one more example. Summation k varies from 1 to 5 2k। आप देखें, इसको ओपन करते हैं तो 2 हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा। k की वेरिएशन है 1 से लेके 5 तक। लिखेंगे 2 इंटू 1, पहली आप लोअर लिमिट 1 है, प्लस 2 इंटू 2, सेकेंड 2 जो है वो k की वैल्यू, प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5। ये जो
ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये के की वेरिएशन है, ये सारी, ये 1 2 3 4 5 ये के की वेरिएशन है, जो कि एक आपने दिया 1 से 5 तक वेरी कर रहा है और 2 आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। समेशन ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी नंबर से स्टार्ट हो सकती है, जो लोअर लिमिट है वो आप फॉर एग्जांपल के वेरीज फ्रॉम 0 to 5 एंड दिस इज आवर 2k + 1। अब ये समेशन इसमें के जो है 0 से 5 वेरी करता है, लोअर लिमिट क्या होगी 0, अपर लिमिट क्या होगी 5 और इंडेक्स ऑफ समेशन के है। इसको जब ओपन करेंगे तो के की जब 0 रखेंगे तो 2 × 0 + 1 तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस के की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 × 1 2 + 1 तो ये 3 आ जाएगा। के की वैल्यू 2 रखें, 2 की जगह 2 × 2 4 + 1 5। के की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 × 2 6 + 1 7। के की 4 वैल्यू रखेंगे, 4 × 2 8 + 1 9 और के की वैल्यू जब 5 होगी तो 5 × 2 10 + 1 11। तो ये ओपन करके हमने इसको समेशन से ओपन फॉर्म में लिख दिया। और ये जो वेरिएशन है ये जो लिमिट्स हैं अपर और लोअर लिमिट, ये नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं, कहीं से भी स्टार्ट हो सकती हैं। तो इसमें एग्जांपल फॉर के वेरीज फ्रॉम -3 to 1 k³। इसका मतलब है के -3³ प्लस -2³ प्लस -1³ प्लस 0³ एंड लास्ट टर्म है 1³। -3 से लेके 1 तक वेरी किया, तो ये आपने इसको ओपन इस तरह करेंगे। तो हमने देखा कि आप जो आपकी लोअर लिमिट्स हैं और अपर लिमिट्स ये नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं, 0 से भी स्टार्ट हो सकती हैं, तो कुछ भी हो सकती है। तो ओपन का आपने देख लिया, आपने सिग्मा नोटेशन को हमें बात समझ आ गई, सिग्मा नोटेशन क्या होती है, हमें ये पता चल गया कि इंडेक्स ऑफ समेशन क्या होता है और अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब आप इसके बाद देखेंगे ये जो है इंडेक्स ऑफ समेशन ये डिफरेंट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हम के लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको लेता हूँ, इसको ओके मैं लेता हूँ आई वेरीज फ्रॉम 1 to 6 1/i। इसको ओपन करें तो क्या आ जाएगा 1 + 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6। अगर मैं समेशन आप देखें इसमें इंडेक्स ऑफ समेशन आई आ गया, तो अगर इसका मैं इंडेक्स ऑफ समेशन ये ले लूँ, मैं इसको जे कह दूँ, जे = 1 to 6 1/j ये आ जाएगा 1 प्लस इसको ओपन करेंगे तो ये 1/3 1/4 1/5 1/6। तो देखें अब दोनों सूरतों में जो सम है वो सेम आ रहा है, ठीक है। तो आप इंडेक्स ऑफ समेशन जो है वो कोई भी हो सकता है, इससे उसके समेशन के ऊपर, उस सम के ऊपर, जो सम है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी इंडेक्स का कोई सम के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। आप आई जे ले लें, के ले लें, आप कोई और नंबर ले लें, आप कोई लेटर ले लें, एल ले लें, टी ले लें, एम लें, कोई भी इंडेक्स ऑफ समेशन ले सकते हैं, उसका सम के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। अभी तक हमने जो किए हैं ये जो अपर और लोअर लिमिट हमने क्या वो डिफरेंट थी, ठीक है। अच्छा अपर और लोअर लिमिट सेम भी हो सकती हैं, अगर जब सेम होगी तो फिर क्या होगा, फॉर द केस सेम, फॉर एग्जांपल आप देखें जी, अगर आपकी लिमिट्स बन गई के वेरीज फ्रॉम 2 to k³, आप अपर लिमिट भी वही है, लोअर लिमिट भी वही है, तो एक ही दफ़ा होगा, इसके अलावा ये 2³ हो जाएगा दोनों। और
इस तरह अगर हम लेते हैं जी i वेरीज फ्रॉम 1 to 1 1/i + 1, ये क्या बनेगा 1/2, क्योंकि मेरी अपर लिमिट भी 1 है और लोअर लिमिट भी 1 है। तो इसमें क्या हो गया जी सेम अपर एंड लोअर लिमिट्स ऑफ समेशन। तो जब अपर और लोअर लिमिट्स सेम होगी तो आपका आंसर एक ही टर्म में आएगा, जो आपने जैसे 2 क्यूब होगा ये 1/2 बन गया, आई की जगह 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो और इसी तरह अगर इन अदर वे, अब समेशन जो है इंडेक्स ऑफ समेशन जो अपर और लोअर लिमिट डिफरेंट होंगी। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं जी, अगर हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल i varies from sigma I varies from 1 to 5 of 2। अब देखें ये जो सिग्मा है, सिग्मा के राइट के ऊपर 2 है, यहाँ इंडेक्स ऑफ समेशन नहीं है। इंडेक्स ऑफ समेशन क्या है i, यहाँ पे i इन्वॉल्व नहीं हो रहा। तो इसमें जब i इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये 2 जो है ये 1 से 5 तक वेरिएशन है ना इसकी। तो 1 से ये 5 टाइम 2 + 2 + 2, तो ये 5 टाइम 2 ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब एक समेशन जो इंडेक्स ऑफ समेशन है वो इस समेशन के अंदर नहीं है राइट के ऊपर। तो इस तरह। और अगर आप और एग्जांपल लिखते हैं जी j फ्रॉम 0 to 2 x3, j फ्रॉम 0 to 2, यानी आप देखें j इन्वॉल्व नहीं हो रहा, इसमें कहीं भी j नहीं है, ठीक है, राइट साइड पे समेशन के। तो x3 जो होगा j 0 फ्रॉम 1 to 2 कितनी टर्म्स होगी, 0 होगी, 1 होगी और 2, तो 3 टर्म्स। तो x3 लिखेंगे प्लस x3 प्लस x3, तो 3 दफ़ा हम लिखेंगे x3 प्लस x3 प्लस x3, तो वेरिएशन का। तो इसके बाद हम एक और इससे नेक्स्ट पे चलें तो हम जो ये इंडेक्स ऑफ समेशन है ये चेंज भी हो सकता है, ये चेंज भी कर लें तो उसके बाद भी चेंज इस तरह करें कि रिजल्ट सेम हो, दोनों इक्वल हो, सारे इक्वल हो सकते हैं। इंडेक्स ऑफ समेशन डिफरेंट से स्टार्ट हो सकता है। सो चेंजिंग the limits of summation। Changing the limit of summation, for example अगर हम summation I varies from 1 to 5 2i, so it is equal to 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10। इसी समेशन को हम लिख सकते हैं, इसको ये जो 2 + 2 4 है, आप देखें इसको हम लिख सकते हैं समेशन j वेरीज फ्रॉम 0 to 4, इसको लिखते हैं 2j + 2, और इसको फिर हम इसको ये भी इसके इक्वल होगा। अगर हम इसको भी लिख सकते हैं k = 3 to 7 2k - 4। आप इस समेशन को ओपन करें तो आपके पास यही बनेगी टर्म 2 + 4 + 6 + 8 + 10। अगर आप ये दरमियान में समेशन ओपन करेंगे j = 0 to 4 वाली, तो आप देखें आपके पास यही टर्म्स आएंगे 2 + 4 + 6 + 8 + 10। तो हम लिमिट्स ऑफ समेशन चेंज करने से जो सम है वो चेंज नहीं होता, वो वही रहता है। ये भी हम कर सकते हैं। तो ये नहीं देखना कि अब ये कैसे आया है, अभी तक हमने ये नहीं किया कि ये जो लिमिट्स हमने चेंज की हैं ये कैसे आई हैं। तो ये हमने इसको जो ओपन करने के बाद हम देख के सोचना होता है कि सोच के खुद लिखनी होती है कैसे करनी है। हम एक क्वेश्चन करते हैं इसका, देखेंगे तो कैसे आता है इसमें। एग्जाम्पल
express sigma k is equal to 3 to 7 5 raised to power k minus 2 in sigma notation so that the lower limit of summation is 0 rather than 3। अब हमने टास्क ये है कि इसको हमने से जो समेशन है लोअर लिमिट को 0 करना है, लेकिन अभी तो स्टार्ट 3 से हो रही है, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन था सिग्मा एक्सप्रेशन k इज इक्वल टू 3 to 7 5 रेज़ टू पावर k माइनस 2, इसको हमने चेंज करना है। k स्टार्ट हो रहा है 3 से, हम k को 0 से स्टार्ट करवाना है, ठीक है। जब अगर लोअर लिमिट चेंज होगी तो अपर लिमिट भी चेंज हो जाएगी। और ये एक्सप्रेशन जो है जो 5k माइनस 2 है, ये भी देखेंगे इसकी फॉर्म भी चेंज हो जाएगी। ये कैसे बनेगा, तो सबसे पहले क्या करें, इसको ओपन कर दें। ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 5 पावर 1 5 स्क्वायर 5 क्यूब। देखें k की जगह आप यहाँ 3 रखेंगे, 3 माइनस 2 1 हो गया। k की जगह 4 रखेंगे, 4 माइनस 2 5 स्क्वायर हो गया। k की जगह आप 5 रखेंगे तो 5 माइनस 2 3 हो गया। और k की जगह आप 6 रखेंगे, 6 माइनस 2 4। और जब k की जगह 7 रखेंगे तो ये 5 की पावर 5 बन गई। 7 तक ही रखना है, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन इस तरह का बन गया। अब हमने देखना है इसको, देखें हमने इसको चेंज करना है कि हमारी जो लिमिट्स हैं, जो लो लिमिट है वो 0 बन जाए और अपर लिमिट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। अगर देखें हम इस एक्सप्रेशन को किस तरह इस तरह लिख सकते हैं, 5 रेज़ टू पावर 0 प्लस 1, जो पहले प्लस 5 स्क्वायर जो है ये 2 है, तो इसको हम इसकी पावर 1 प्लस 1 लिख सकते हैं। और ये 5 क्यूब है, इसको लिख सकते हैं हम इसकी पावर 2 प्लस 1। और 5 की पावर 4 है, इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 1। और ये जो 5 की पावर 5 है, इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 1। अब देखा जाए तो पावर एक तो स्टार्ट हो रही है 0 से। देखेंगे जो पावर है 5 की, वो पहले मैं इसको आप ये देख लें, मैं 0 प्लस 1 है, दूसरी 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 प्लस 1। अब देखिए 1 तो कांस्टेंट आ रहा है, हर एक में ऐड हो रहा है। वेरिएशन जो हो रहा है वो पहली वाली टर्म हो रही है वाली, जैसे 0 1 2 3 4, और ये उसके बाद हर एक में प्लस प्लस 1 हो रहा है। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं, इस समेशन को हम कर सकते हैं, j को लिख सकते हैं, ये जो वेरिएशन आ रही है उसको j फ्रॉम 0 to 4। देखें ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4, तो ये हमें यहाँ से लिमिट्स ऑफ समेशन मिलेंगी। और 5 रेज़ टू पावर j प्लस 1 j प्लस 1। तो अब देखिए हमने लिमिट्स जो है, लोअर लिमिट चेंज होगी 0 से, अपर लिमिट कहाँ पे चलेगी 4 पे चलेगी। तो ये अपर लिमिट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है a को चेंज किया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, j के बजाय आप इंडेक्स ऑफ समेशन k ले सकते हैं, k इज इक्वल टू 0 to 4 5 रेज़ पावर k प्लस 1। इंडेक्स ऑफ समेशन जो है वो सम को चेंज नहीं करता, सम वही रहता है। तो ये हमने जो लिमिट्स हैं, जो इंडेक्स ऑफ लिमिट्स हैं, सॉरी अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स को हम चेंज कर सकते हैं, और इस तरह कि सम जो हमारा वही रहे, चेंज ना हो। And now we will talk about some properties of the sums.
properties of sums. So A part summation k varies from 1 to n, CAK is equal to C summation k is equal to 1 to n AK if C does not depend on K, अगर C इस K पे डिपेंड नहीं करता तो C जो है सो समेशन से बाहर ले सकते हैं। B summation K varies from 1 to n AK plus BK, so we can write two summations. K varies from 1 to n AK plus summation K varies from 1 to n BK. C part summation K varies from 1 to n AK minus BK is equal to summation K varies from 1 to n AK minus K varies from 1 to n BK. तो ये है कि हम अगर दो सम हो रहे हैं तो हम उनको सेपरेटली एज ए सम ऑफ फर्स्ट समेशन प्लस सम ऑफ सेकंड समेशन से लिख सकते हैं और इस तरह हम डिफरेंस में भी ले सकते हैं दोनों। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सम्स एंड नो सम वेल नोन समेशन फार्मूलाज। ये फार्मूलेज याद रखने हैं और हम इनको यूज़ करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। समेशन फार्मूलाज So A summation K varies from 1 to n, K is equal to 1 plus 2 plus 3 plus 1 plus n, this is equal to n into n plus 1 over 2. So B summation K varies from 1 to n K square 1 square plus 2 square plus 3 square plus 1 plus n square, and this is equal to n into n plus 1 2n plus 1 over 6. And the C part summation K varies from 1 to n K cube 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus so on n cube, this is equal to n into n plus 1 over 2 whole square. So these are the well known summation formulas. अब देखा जाए ए पार्ट में ये जो लेफ्ट साइड पे आ रहा है, लेफ्ट साइड के ऊपर ये फॉर्म कहलाती है ओपन फॉर्म। ये सारी ओपन फॉर्म है। ये जो राइट के ऊपर सम किया हुआ ये वाला दैट इज़ कॉल्ड द क्लोज फॉर्म। इस तरह बी पार्ट में ये जो आप समेशन की फॉर्म में है और ये जो हमने सम किया हुआ है अलग टर्म लिखी हैं, ये सारा का कहलाता है, ये समेशन की फॉर्म जो कहेगी इसे हम कहते हैं ओपन फॉर्म और ये इसको कहेंगे क्लोज फॉर्म। इस तरह इसमें भी देखें तो ये जो पार्ट है आपका ये सारा ये ओपन फॉर्म में और ये जो एंड में आ रहा है राइट के ऊपर ये क्लोज फॉर्म में। तो हमारे पास क्वेश्चन होंगे कि हमने इसको क्लोज फॉर्म में ओपन फॉर्म में दिया होगा तो उसको क्लोज फॉर्म में लिखना है, ठीक है, एक्सप्रेस करना है। तो ये इस क्वेश्चन को देखते हैं इस तरह के जब आएंगे तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी। आप इन फार्मूले को यूज़ करके पहले हम देखिए इनको यूज़ करते हैं, क्वेश्चन को कुछ समेशन को एवेल्यूएट करते हैं। और ये फार्मूले इसलिए भी
इम्पॉर्टेंट के हैं या इसकी एप्लीकेशन देखें कि जब आप k इज 1 to n, आप n 100 हो तो 100 टर्म्स को ऐड करना हो तो मुश्किल करना काम है। आप डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ करेंगे, आप इसको ऐड कर लेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन है जी। एग्जाम्पल, evaluate sigma k values 1 to 30 k into k plus 1। हमने इसको एवेल्यूएट करना है। अभी जो 3 फार्मूले पढ़े हैं उन्हीं में से यूज़ करेंगे। एक भी यूज़ होता है, 2 भी या तीनों भी यूज़ हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आवर प्रॉब्लम। अब आप देखें इसको, इस सम में ये जो समेशन है ये कौन सी होगी, ओपन फॉर्म में होगी। हाँ, हमने इसको क्लोज फॉर्म में करना है, ठीक है, एवेल्यूएट करना है ये सम कितना होगा। और अब इसको देखिए, हम करने के लिए आप क्या करेंगे, आप k को मल्टीप्लाई कर दें, अंदर जो होगा पहले लिखें समेशन k इज 1 to 30, k को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा k स्क्वायर प्लस k। अब हम क्या कर सकते हैं, हम जो प्रॉपर्टीज ऑफ सम्स हैं वो यूज़ करेंगे, दोनों का अलग अलग समेशन के साथ ले लेंगे 2 टर्म्स। तो ये बन जाएगी पहली समेशन k वैल्यू फ्रॉम 1 to 30 k स्क्वायर प्लस समेशन k वैल्यू फ्रॉम 1 to 30 ऑफ k। अब आप देखिए, हमें k स्क्वायर इसका भी फार्मूला पता है और इसका भी पता है। आप n हमारा 30 हो गया, ठीक है, n हमारा 30 है दोनों केस में। तो k स्क्वायर के लिए फार्मूला जब n 30 होगा तो आपके पास जो फार्मूला है वो, अगर आप अभी देखें उस फार्मूले को, तो इसके लिए फार्मूला क्या था, इसका सम जो k स्क्वायर फॉर k इज 1 to n, उसका फार्मूला अगर मैं सिर्फ इसकी जो राइट साइड के ऊपर फार्मूला बनता था वो लिखता हूँ, तो ये इसके लिए बनता था n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 6। ये k स्क्वायर वाले के n 30 होगा तो देखें यहाँ पे 30 पुट कर दें, 30 इंटू 30 प्लस 1 2n क्या होगा 60 प्लस 1 ओवर 6 प्लस ये जो इसके लिए k के लिए फार्मूला क्या था, इसके लिए फार्मूला था n इंटू n प्लस 1 ओवर 2। n यहाँ कितना है 30 है, तो 30 पुट कर दे, 30 इंटू 30 प्लस 1 ओवर 2। अब बाकी काम जो सिंप्लीफिकेशन है वो करनी है और इसको सॉल्व कर लेना है। तो सिंप्लीफिकेशन तो आसान है, इसको देखें, ये 6 5 और 30 हो गए, ये कट गया, 2 15 से ये कट गया, तो आपके पास आ जाएगा 5 इंटू 31 इंटू 61 प्लस 15 इंटू 31। आप इनको मल्टीप्लाई करें और ऐड करें तो आपके पास बन जाएगा आंसर जो है 9920। ये फॉर्म क्लोज फॉर्म बन गई, ठीक है, ओपन से क्लोज में आ गए। दूसरे तो हमने इसको समेशन को एवेल्यूएट भी किया। ओके, वन मोर एग्जांपल। सो एक्सप्रेस summation k is to 1 to n 3 plus k square in closed form प्रॉब्लम वही है, इसको एवेल्यूएट करना है। यहाँ पर समेशन जो है वो लोअर लिमिट क्या होगी 1 है, अपर लिमिट n है। गिवन एक्सप्रेशन जो है वो सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n 3 plus k स्क्वेयर। इसको देखें इज इक्वल टू k की वैल्यू रखें 1, तो ये 3 plus 1 क्या आ जाएगा 4 स्क्वेयर, और k2 रखेंगे 3 plus 2 5 स्क्वेयर 6 स्क्वेयर। इस तरह आप सो ऑन, लास्ट वाली टर्म बन जाएगी 3 plus k की जगह
n रखेंगे तो 3 प्लस n इसका स्क्वायर। तो ये आपने इस तरह ओपन कर दिया। अब आप इसको मज़ीद आप देखिए, हम इसके अंदर देखिए 4 स्क्वायर से स्टार्ट हो रही है 3 प्लस n तक है। यहाँ 1 स्क्वायर भी नहीं है, 2 स्क्वायर भी नहीं है, 3 स्क्वायर भी नहीं है। अगर हम ये ऐड कर दें तो हमारे पास एक सीक्वेंस बन जाता है 1 2 3 4, इनका स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो हम इसमें ऐड करते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 3 प्लस n स्क्वायर। अब जितनी टर्म्स हमने ऐड की हैं वो माइनस भी करनी है, तो ये माइनस कर दें, -1 स्क्वायर -2 स्क्वायर -3 स्क्वायर। ठीक है, तीनों माइनस कर दें। तो ये पहला जो बन रहा है आप देखें, ये जो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू 3 प्लस n है। तो ये अगर देखा जाए तो वो फार्मूला जो बनता है k स्क्वायर वाला, यानी कि वेरी कर रहा है तो k की जगह यहाँ पे है 3 प्लस k है असल में। ठीक है, तो ये फार्मूला बन रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको समेशन की फॉर्म में ये लिख सकते हैं, समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to 3 प्लस n ऑफ k स्क्वायर। ये जो आपका ये माइनस से पहले हमने इसको k वेरीज फ्रॉम 1 to 3 प्लस n ऑफ k स्क्वायर, और ये माइनस इनमें से कॉमन लेके तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये जो सिग्मा की फॉर्म है, अब ये देखिए इसका फार्मूला आपको पता है। अब n की जगह 3 प्लस n है तो स्क्वायर वाली टर्म में, तो फार्मूला पता है, तो पहला आएगा n इंटू n प्लस 1, n की जगह 3 प्लस n है, याद रखें। तो 3 प्लस n इंटू 3 प्लस n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, n की जगह 3 प्लस n है, तो ये 6 प्लस 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस, इनको सम करें, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 कितने हो गए 5, और 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 5 14 माइनस 14 आ गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखें या ऐसे लिख दें। सो दिस इज योर, सिंप्लीफाई कर दें और आप मल्टीप्लाई करते हैं सबको, तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये बनेगा, इन सबको मल्टीप्लाई किया तो 84 प्लस 24n प्लस 49n प्लस 14n स्क्वायर प्लस 7n स्क्वायर प्लस 2n क्यूब ओवर 6 एंड माइनस 14। अब इनको सिंप्लीफाई करें, 1/6 से अगर कॉमन ले लें या 6 एलसीएम ले लें तो इनसाइड क्या आ जाएगा, 6 एलसीएम लेंगे 14 का भी, ये 14/1 है, तो पहली टर्म 84 और इन टर्म्स को ऐड करते जाएं, 24n प्लस 49n कितने बन जाएंगे, ये बन जाएंगे 73n, उसके बाद 14n स्क्वायर प्लस 7n स्क्वायर, ये हो गया 21n स्क्वायर प्लस 2n क्यूब, माइनस 14 है तो माइनस 14 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 84 बन जाएंगे। माइनस 84 प्लस 84 कैंसिल हो जाएंगे और अब हमारे पास आ गया 71/6 इंटू 73n प्लस 21n स्क्वायर प्लस 2n क्यूब, ये आपका आंसर आ गया क्लोज फॉर्म में। ओके, सम मोर एग्जांपल्स। नंबर 1, summation n varies from 0 to 5 of 1। इसको कैसे करेंगे जी, 0 to 5 1, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 5 है, और जो समेशन के अंदर है 1 कांस्टेंट है, यानी इसके पर जो इंडेक्स ऑफ समेशन है वो यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है।
इस साइड के ऊपर। तो फिर क्या होगा, ये 0 से 5 तक, तो 0 से 5 तक कितनी टर्म्स बनती हैं, 6 बनती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 बनेगी। तो 1 जो है ये 6 टाइम ऐड हो जाएगा, 1 + 1 + 1 + 1, इनको सम करें, आंसर इज 6। तो जी हमने ये भी पढ़ा था कि जब आपकी लिमिट्स जो है अपर और लोअर लिमिट डिफरेंट होंगी और जो इंडेक्स ऑफ समेशन है वो राइट साइड के ऊपर इन्वॉल्व ना हो, तो फिर हम जो वो नंबर है वो 3 टाइम ऐड होता जाता है, जितनी आपकी इंडेक्स ऑफ जो अपर और लोअर लिमिट का इंडेक्स बताता है। सो नेक्स्ट है जी एग्जांपल, राइट इन सिग्मा नोटेशन नंबर 2, write in sigma notation question 3 into 1 plus 3 into 2 3 into 3 3 into 4 plus 1 plus 3 into 20। अब देखिए इसमें इसको सिग्मा की फॉर्म में लिखना है। अब जो पहला 3 आ रहा है आरे के साथ, फर्स्ट 3 कांस्टेंट आरे के साथ आ रहा है, जो सेकंड मल्टीप्लायर है वो 1 2 3 4 so on अप टू 20 जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 3k लिख सकते हैं, 3 इंटू के लिख सकते हैं। ठीक है, सिग्मा 3 इंटू के। अब के की वेरिएशन देनी है, के कहाँ से वेरी कर रहा है, देखिए पहला 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 और एंड वाला 20 आ रहा है, तो के जो होगा वेरी करेगा 1 to 20। इसको हमने सिग्मा की फॉर्म में लिख दिया है। नंबर 3, एक्सप्रेस द सम इन क्लोज फॉर्म जी। क्लोज फॉर्म का और एग्जांपल, समेशन के वेरी फ्रॉम 1 to n-1 के क्यूब ओवर n स्क्वायर, इसको लिखना है। आप देखिए इसमें से n जो है उसके ऊपर तो समेशन नहीं है, एन स्क्वायर को हम सिग्मा से बाहर ले सकते हैं। ये जो एन स्क्वायर है लाइक वो जो हमने कहा जो प्रॉपर्टीज़ में पढ़ी थी, अगर सी कांस्टेंट है और वो जो इंडेक्स ऑफ समेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा तो वो सिग्मा से बाहर आ जाएगा। तो 1/n² सिग्मा से बाहर आ गया और अंदर रह जाएगा के वेरीज फ्रॉम 1 to n-1 के क्यूब। आप समेशन के क्यूब का फार्मूला पता है, आप उसको अप्लाई कर देंगे। सो दिस इज इक्वल टू 1/n²। और के क्यूब का फार्मूला क्या होता है, n इंटू एन क्या इसके किसके इक्वल है, n-1 के इक्वल है। ठीक है, और फिर क्या होता है n+1, n यहाँ पे n-1 है तो n-1 और +1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। So this is equal to 1/n² into n-1 n/2²। ये अब सिंप्लीफाई करें 1/n² और ऊपर जो होगा ये n-1² और उसके साथ n² मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर होगा 4, n² से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा n-1² ओवर 4। ये आपका आंसर आ गया। ओके, वन मोर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4, एक्सप्रेस द सम of the even integers from 2 to 100
in sigma notation. सिग्मा नोटेशन का करना जी सम को 2 से 100 तक, पहले देखिए 2 से 100 तक सम लिखते हैं। 2 से 100 सम 2 + 4 + 6 + 8 अप टू 100, अप टू 100। ये आपका 100 तक सम है। इवन इंटीजर्स हैं, सम है 2 से लेकर 100 तक। अब आप देखें 2 से 100 तक तो कितने इवन इंटीजर्स आते हैं? 50 इंटीजर्स होंगे, नंबर ऑफ इंटीजर 50 बनेंगे, ठीक है। और इनको सम करेंगे तो हम इवन इंटीजर को हम लिख सकते हैं इसको के फ्रॉम, इवन का मतलब है आप लिख सकते हैं 2k और समेशन के वैरी फ्रॉम 1 to 50 ले लें तो आपके पास ये सम की फॉर्म आ जाएगा। तो ये सिग्मा नोटेशन की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया, सम ऑफ इवन इंटीजर फ्रॉम 2 to 100। सिंपल क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5, एक्सप्रेस द फंक्शन of n in closed form and then find the limit. Then find the limit x approaches to plus infinity 1 + 2 + 3 plus so on plus n over n स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, हमने पहले कहते हैं कि हमने इसको जो ये फंक्शन ऑफ n है इसको एक्सप्रेस करना है क्लोज फॉर्म में, फिर हमने लिमिट फाइंड करनी है। तो इसके लिए आप देखेंगे इसको ये 1 + 2 + 3 plus n, ये जो समेशन फार्मूला था ये पहला फार्मूला बनता है, तो हम इसको लिख सकते हैं। सो लिमिट x approaches to plus infinity, so this can be written as actually say n into n plus 1 over 2। 2 तो होगा इसके लिए 1 + 2 + 3 plus n, इसके लिए समेशन फार्मूला n into n plus 1 over 2 और ये n स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमने समेशन फार्मूला अप्लाई करके इसको क्लोज फॉर्म में लिख दिया। तो ये पहला फार्मूला है सम फार्मूला का। सो लिमिट x approaches to plus infinity, so we can write it as so we can write n into n plus 1 over 2n स्क्वायर। सो n इससे स्क्वायर से कट जाएगा तो पावर 1 रह जाएगी। लिमिट x अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी n plus 1 over 2n। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, x अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी, इसको लेते हैं n over 2n plus 1 over n, n और n फिर कट गए यहाँ पे। तो लिमिट x approaches to plus infinity 1/2 plus 1 over n। तो 1/2 कांस्टेंट है और 1 over n जो होगा ये लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी होगा तो 0 हो जाएगा। 1/2 + 0 तो आंसर आ गया 1/2। अब हम आते हैं जो एरिया की डेफिनेशन की तरफ। हमने जो टारगेट था हमने एरिया फिर डेफिनेशन बतानी थी एज ए लिमिट। तो उससे पहले हमने कहा था समेशन की फॉर्म, समेशंस को समझना, सिग्मा नोटेशन को, अपर लिमिट्स, लोअर लिमिट्स, उसकी क्लोज फॉर्म क्या होती है, ओपन फॉर्म क्या होती है, ठीक है, वो कर लिया हमने। तो अब हम आते हैं जी डेफिनेशन ऑफ एरिया, वो डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन ऑफ एरिया, लेकिन अभी भी हम उस डेफिनेशन से जो
जो पेट डेफिनेशन होगी उससे अभी भी दूर हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि एरिया जो होगा वो कैसे फाइंड करते हैं। कोई कर्व गिवन होगी, हम सपोज करते हैं कि सपोज वी आर गिवन ए फंक्शन एफ, सपोज एफ इज कंटिन्यूस and non-negative on AB। हमने सपोज किया कॉन्टिन्यूस है, नॉन नेगेटिव है AB फंक्शन f। तो हम हमें गिवन इंटरवल है ए बी, f इसके ऊपर डिफाइन है। हम क्या करें कि इस इंटरवल ए बी को हम n सब इंटरवल में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में। तो हम जो करते हैं, एक ये अगर लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, ये पॉइंट अगर आपके पास एंड पॉइंट्स हैं ए और बी, हम ये इसको इंटरवल को x1 इसको x1 कर दें पॉइंट्स, x2 और सो ऑन। अगर हमारे पास ये जो बनेगा xn -1, तो ये बनेगा xn। तो हमारे पास n सब इंटरवल a जो है वो x0 के इक्वल, ये x0 कर दें, x0। तो हमारे पास इस तरह ये ए बी को हम डिवाइड कर दें n सब इंटरवल्स में। तो हमारे पास इंटरवल किस तरह के बन जाएंगे, x0 x1 x1 x2 x2 x3 सो ऑन। आखिरी इंटरवल होगा xn -1 xn। तो हमारे पास ये n सब इंटरवल्स बन गए, ठीक है। तो ये जो इंटरवल की विड्थ होगी वो डेल्टा x, तो विड्थ ऑफ ईच सब इंटरवल, सो वी हैव n सब इंटरवल्स, width of each subinterval that is represented by delta x is equal to b minus a over n। अब जो फंक्शन है गिवन, फंक्शन का हम ग्राफ, हम सपोज जो फंक्शन गिवन है वो दैट इज ऑफ द फॉर्म x एक्सिस ड्रॉ करें, y एक्सिस हम इधर लेते हैं अपवर्ड, ये आपका ओरिजिन हो गया। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो ग्राफ है फंक्शन का वो ये वाला है, ये था y इक्वल टू f ऑफ x। ये जो पॉइंट्स आप बता रहे हैं, ये एंड पॉइंट जो दैट इज इक्वल टू a x0 और ये आप पॉइंट जो है दिस इज इक्वल टू b। अब हमने एरिया अंडर दिस कर्व फाइंड करना है। हमने ये जो a b को डिवाइड किया n सब इंटरवल्स में, तो मैं इसके पॉइंट्स लेता हूँ। ये लेट्स x1 है ये पॉइंट, दूसरी लाइन x2 पॉइंट के ऊपर ये पॉइंट x2 है और ये दूसरी रेक्टेंगल बन गई। इसी तरह हमारे पास जो रेक्टेंगल्स बनती जाएंगी, ये अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये पॉइंट xn -1 ये पॉइंट, तो हमारे पास बीच में हमारे पास इस तरह की रेक्टेंगल्स हम बना लेंगे। अब एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना है एक्चुअली ना, तो हम हर इस पॉइंट्स के ऊपर जो हमने इंटरवल ए बी को डिवाइड किया था n सब इंटरवल्स में, उसके ऊपर असल में ए बी के ऊपर हमने n-1 पॉइंट ले लिए, x1 से लेके x2 और xn-1 सारे के सारे इक्वल डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। ये सब के सब डिस्टेंस इक्वल है। हमने ये रेक्टेंगल्स ड्रा कर ली इसके ऊपर। हम देखिए, हम एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना चाहते हैं। ये है, अगर हम ये जो रेक्टेंगल्स हम बना रहे हैं, ठीक है, ये जो दरमियान में एरिया छोड़ा है इसके अंदर भी रेक्टेंगल्स हैं,
ठीक, आर पॉइंट्स के ऊपर। अब ये रेक्टेंगल बना रहे हैं, इन रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड करके अगर सम कर लें तो एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हम इस जो पॉइंट्स इंटरवल है, ये जो इंटरवल है इसके दरमियान हम कोई पॉइंट लेंगे x1 स्टार, और ये जो दूसरा इंटरवल है इसके दरमियान एक पॉइंट लेंगे x2 स्टार, और इस तरह हम अगर एक और x3 के ऊपर लें, ठीक है, ये पॉइंट x3, इसके ऊपर हम इसके ऊपर हम कोई पॉइंट लेंगे x3 स्टार। ठीक है, अब मैं अगर इसको जी सपोज किया कि हम सपोज कर रहे हैं कि सिलेक्ट करते हैं जी, सिलेक्ट x1 स्टार, x2 स्टार, so on xn स्टार points in the sub intervals। अब देखें, अगर इस पॉइंट के ये हम कहीं भी पॉइंट ले सकते हैं, x1 स्टार हम यहाँ लेते हैं, फर्ज करें ये x1 स्टार है। अब x1 स्टार जो है, मैं इसको मेंशन करता हूँ जी इधर, x1 स्टार, ये x1 स्टार को एक पॉइंट x1 स्टार की करस्पॉन्डिंग जो हाइट बनेगी वो देखें, fx1 स्टार क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर ये बनेगी आपकी fx1 स्टार। तो आपके रेक्टेंगल जो है, अगर देखा जाए, हमने रेक्टेंगल किससे बनानी है, ये इसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल बनानी है, और ये जो पॉइंट x1 स्टार है वो इसके ऊपर आएगा कहीं, जहाँ पे x1 स्टार इस जो आपकी कर्व है f की आएगा उसके ऊपर लेना है fx1 स्टार, और फिर हमने उसको देखते हुए ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है ताकि ये रेक्टेंगल बन जाए। अब ये रेक्टेंगल बन गई, हमारे पास पता है इस रेक्टेंगल की हाइट हमें पता है, हाइट क्या है, fx1 स्टार है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे कोई पॉइंट हम लेंगे, किसी जगह पे ले लें, इसको मैं कहता हूँ जी ये x2 स्टार है। अब इसको जी करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू होगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ जी fx1 स्टार, x1 स्टार ये वाली, और इस पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो कहीं पे इधर इसके ऊपर लाई करेगी, यहाँ पे fx2 स्टार। अब हमने जो रेक्टेंगल ड्रा करनी है वो इस तरह ड्रा करनी है कि ये पॉइंट उसके अंदर शामिल हो। ठीक है, तो इसके ड्रा करने के लिए आप ये अगर लाइन ड्रा करें तो ये बनेगी, तो इस तरह का, तो ये जो fx2 स्टार वैल्यू है वो इसके ऊपर लाई करेगी ऐसे। तो हमारे पास जो फंक्शन की ये क्या बता रही है, असल में इन रेक्टेंगल्स की हाइट से बता रही हैं। ठीक है, fx1 स्टार जो है ये इस रेक्टेंगल की हाइट बता रही है, और fx2 स्टार जो है इस रेक्टेंगल की हाइट बता रही होगी। और अगर हम xn स्टार यहाँ पे लेंगे तो xn स्टार जो होगी, ये जो रेक्टेंगल बनेगी आखिरी, उसकी हाइट बताएगी। तो हमारे पास, तो फिर हम कैसे, देन fx1 स्टार, fx2 स्टार, so on fxn स्टार denotes the height heights of the rectangles। रेक्टेंगल्स। अब एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होगा, विड्थ मल्टीप्लाइड बाई हाइट। विड्थ सबकी सेम है डेल्टा एक्स हर रेक्टेंगल की, तो इसकी एरिया बन जाएगा f ऑफ
x1 star into delta x, f of x2 star into delta x, so on, f of xn star into डेल्टा एक्स। ये हर रेक्टेंगल की हाइट, हर रेक्टेंगल का एरिया आ गया। अगर इन एरिया को सम करें तो हमें एरिया अंडर द कर्व बनेगा। ओके, द एरिया ए इज बाउंडेड by the sides x is equal to a, x is equal to b। ये आपने फिगर में देखा कि आप दोनों लेफ्ट और राइट पे x इक्वल टू a और x इक्वल टू b इसके साथ बाउंडेड, और अपर बाउंड भी है जो कर्व है, और लोअर बाउंड कौन सी, x एक्सिस है। ठीक है जी, बाउंडेड बिलो by x axis and bounded above by the curve y is equal to f of x। देख लें, ये आपका साइड लाइन्स x इक्वल टू a, ये साइड लाइन x इक्वल टू b, बाउंडेड बिलो बाय द x एक्सिस, बाउंडेड अबव बाय द कर्व y इक्वल टू f ऑफ x। तो ये इसके अंदर जो है वो सारा एरिया a को हमने रिप्रेजेंट किया। सो दस a इज इक्वल टू, a विल बी अप्रॉक्सीमेट, a इज इक्वल टू, इट्स नॉट एग्जैक्ट वन, f ऑफ x 1 स्टार डेल्टा x plus f of x2 steric delta x plus so on f of xn steric delta x। अब देखिए हमने कहा एरिया अप्रॉक्सीमेट, एग्जैक्ट नहीं है। क्यों एग्जैक्ट नहीं है? अगर आप फिगर्स को देखें, फिगर को दोबारा देखें तो ये जो रेक्टेंगल, आप पहले रेक्टेंगल अगर देख लें तो एरिया, ये ग्राफ तो ये आ रहा है, ये वाली लाइन, लेकिन एरिया जो है रेक्टेंगल का यहाँ ग्राफ से ये बाहर, ये थोड़ा सा पोर्शन एक्स्ट्रा आ रहा है और ये पोर्शन एलिमिनेट हो रहा है जो एक्चुअल एरिया अंडर द कर्व है उसके अंदर से। अगर दूसरी रेक्टेंगल लें तो इसमें क्या होता है, ये देखें, ये जो आपकी बन रही है तो ये जो स्मॉल पोर्शन है ये कर्व से ऊपर वाला पोर्शन आ गया। तो जब हम एरिया फाइंड करेंगे तो ये भी बीच में आएगा, तो इसलिए ये भी शामिल होगा और ये अप्रॉक्सीमेट हो रहा है, फिर ना एग्जैक्ट नहीं हो रहा। तो इसी तरह अगर लास्ट वाले देखें तो लास्ट में भी हमें अगर कहीं भी ड्रॉ करेंगे तो वो एरिया जो रेक्टेंगल होगी वो एग्जैक्ट नहीं होगी। अगर मैं आपको यहीं से बता दूं, अभी देख लें अगर कि हम, अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ये साइड लाइन, ये अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ, अब मैं इसको पॉइंट लेता हूँ एक्स एन स्टार, यहाँ पे पॉइंट को मैं एक्स एन में इधर लिख देता हूँ जी, एक्स एन स्टार लेता हूँ ये, और इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू बनेगी फर्ज करें ये बन रही है एफ एक्स एन स्टार, ये वैल्यू बन रही है एफ ऑफ एक्स एन स्टार जो हाइट बनती है। अब हमने रेक्टेंगल ड्रा करनी है इसको देखते हुए, इस पॉइंट को, ये आप इसको लाइन ड्रा करें और ये बनेगी, ये रेक्टेंगल बनेगी आपकी। जब इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे तो ये जो पार्ट है एरिया कर्व के नीचे वाला पार्ट, ये भी तो फाइंड करना है। ये पार्ट जो होगा ये निगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने ये लिखा है कि एरिया जो एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्सीमेट है। तो दैट्स रिटन ए इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू दिस वन। इसको हम सिग्मा की फॉर्म में लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू सिग्मा k varies from 1 to n f of x k star डेल्टा x। अब अगर हम n जो है उसको इंक्रीज कर दें, अगर हम ये n इंक्रीज करते हैं विदाउट बाउंड, n क्या है कि नंबर ऑफ सब इंटरवल्स, ठीक है,
नंबर ऑफ इंटरवल इंक्रीज कर दें तो जो रेक्टेंगल्स होगी बहुत ज़्यादा बनेगी, उनकी विड्थ स्मॉल से स्मॉल होती जाएगी, ठीक है। तो फिर क्या होगा, लिमिटिंग केस में ये एरिया होगा दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व बनेगा। सो व्हेन n इज वेरी लार्ज, when n increases without bound, then a is equal to limit n approaches to plus infinity summation k varies from 1 to n f of x k star into delta x। तो एरिया अंडर द कर्व बनेगा इन द केस ऑफ लिमिट। तो एरिया जो हमने इन द फॉर्म ऑफ लिमिटिंग पोजीशन में हमने डिफाइन कर दिया इसको। तो इस केस में देखिए हमने क्या किया है कि रेक्टेंगल्स को हमने उनकी विड्थ इक्वल रखी है, इक्वल पॉइंट्स पे डिवाइड किया इंटरवल को। तो ये है। अभी हम आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। इस टॉपिक को भी कंटिन्यू करेंगे आगे, क्योंकि इसके अंदर अभी अब ख़त्म नहीं हुई बातें, इसके क्वेश्चन भी करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे और फिर देखेंगे जब आपकी जो विड्थ ऑफ द इंटरवल वो रेगुलर ना हो, इरेगुलर हो, ठीक है। रेगुलर ना होगी, डिफरेंट होगी। यहाँ पे इक्वल की बात की है ना, जब इक्वल होती है तो उसे कहते हैं रेगुलर पार्टीशनिंग। अगर अनइक्वल होगी तो फिर आपको एरिया किस तरह लिखेंगे, हम उसको लेके चलेंगे फिर आगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये कंटिन्यू रहेगा टॉपिक, और फिर हम आखिर में डेफिनेट रेगुलर को डिफाइन कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, एंड होपफुली वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।